बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे भाई को, अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलुरु। सर, तो सबको गर्व है देश पे, और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा था। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्ढा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है। और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया,
वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहां की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। आपको तो मालूम है, पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के इस एक्ट के तहत, हाँ, जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। करेक्ट। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आजादी, जिन्होंने आजादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते? बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलोर गए। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता। एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया, और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद
और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है बहुत लोगों को मालूम नहीं। चूंकि ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं, ये बार बार यही बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल, अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया, तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को
लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आज़ादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर, ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है, मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास भी सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए सर। सभापति जी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला। तो सर, हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए
और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ आप जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से। सर, सभापति जी, दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं, इधर इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़, 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है। और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है। वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा। वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये। शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है। वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, और इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड। हाँ, आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है। भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन-जी। ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना सर, हमारी वतन परिस्थिति के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परिस्थिति के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार किस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया।